नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों 24 अक्टूबर को आपका यूपी पीसीएस 2021 प्री का एग्जाम है। ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी बहुत ईमानदारी से कर रहे होंगे। वैसे तो मेहनत का, हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, कोई विकल्प नहीं है। और ऐसे एग्जाम जो इतने बड़े एग्जाम है जहां इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, वहां पर सचमुच हार्ड वर्क का कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आज जमाना है स्मार्ट वर्क करने का। और कंपटीशन में अगर आप में थोड़ी सी स्मार्टनेस है तो आप अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा एडवांटेज ले पाते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो तरीके जिससे कि आपका जो पेपर है, पीसीएस प्री का पेपर जो होगा, उसमें कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी। ये एक तरह का स्मार्टनेस है कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव सवाल को हैंडल किया जाता है। और यकीन मानिए, मैं आपको दो ट्रिक बता रहा हूं और कम से कम 3 से 4 सवाल आपके इस ट्रिक से सही हो जाएंगे। दोस्तों पहला ट्रिक क्या होता है? ट्रिक नहीं, इसको समझना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, इसमें जो एग्जामिनर है वो सवाल पूछता है। कई बार ऐसा क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो अपने हिसाब से समझ रहा होता है, मतलब लिखा कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट अपने हिसाब से समझ रहा होता है और एग्जामिनर का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक क्राइटेरिया रहा है, जो नोटिफिकेशन में वो ये रहा है कि हम उसी आंसर को राइट करेंगे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। क्या होगा? मोस्ट एप्रोप्रिएट। कोई सही गलत नहीं होता है। देखिए, सही गलत है, लेकिन जो 4 ऑप्शन हैं उसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है वही सही आंसर होगा। ये तर्क देता है कमीशन। इस बात को लेकर हमें इसी बात को समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर कहीं पर किसी सवाल में अगर स्टेटमेंट वाला सवाल आया है, ठीक है, चूंकि 2018 के बाद से जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न थोड़ा बहुत आईएएस की तरह हो गया है, तो कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं जिसमें स्टेटमेंट के सवाल हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, स्टेटमेंट के, कि ए स्टेटमेंट दे दी, बी स्टेटमेंट दे दी, इस तरह की बात करते हैं। इससे बताइए कि ए राइट है या बी राइट है, या दोनों राइट है या गलत है, या एसर्शन और रीजनिंग वाला आ गया कि जो ए राइट है, ए बी राइट है, पर बी जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस तरह की बात सवाल आते हैं आपको। तो इसमें एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। वैसे तो कई बातें होंगी और आपको एक पूरा पता होना जरूरी है कि क्या बोल रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। फिर भी अगर कहीं पर किसी स्टेटमेंट में सिर्फ ओनली, नन, इस तरह के स्टेटमेंट अगर आपको देखने को मिल जाएं कि आम जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, या फला मिनरल ओनली जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, या ये चीज किसी में पाई ही नहीं जाती है, मतलब इस तरह का जो कि बहुत ही एक कहते हैं कि श्योर वाला जो एक होता है ना कि हाँ यहां से होगा या सिर्फ होगा, यही मिलेगा, या यहां ही मिलेगा या यहां नहीं मिलेगा, इस तरह की जो अगर बातें करें स्टेटमेंट में कि सिर्फ की बात कर ले या ओनली की बात आ जाए, ये लिखे आ जाए शब्द, अगर ये शब्द लिखे आ जाए तो मान चलेगा कि 10 में से 9 बारी आपका स्टेटमेंट गलत होगा। आप इसको गलत कर सकते हैं, क्योंकि इन एनी कंडीशन जो आपके हर स्टेटमेंट का एक कोई ना कोई एक कहते हैं कि विकल्प रहता ही है, या एक तरह से कोई ना कोई ऐसा होगा कि चीज जो कहीं और भी मिल जाती होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जहां पे सिर्फ ओनली, नन की बात की जा रही है, वो स्टेटमेंट गलत होगा। और अगर आप इस चीज को पकड़ पाते हैं, मतलब कोई स्टेटमेंट आ जाए और अब ये लिखा हो, आप इसको गलत कर दीजिएगा, बहुत संभावना है कि वो सही निकल आएगा। तो एक चीज आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ओनली, नन वाले उसमें आपसे गलत कर दीजिएगा। चलिए, अच्छा, अब दूसरा जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, मैं दूसरी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो दूसरी ट्रिक जो है
उसमें ये थोड़ी सी अजीबोगरीब ट्रिक है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है या ऐसा सवाल आता है जो बहुत यूनिक टाइप का लग रहा है, बहुत यूनिक है, या बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल है, ठीक है, यूनिक है, बहुत कैलकुलेशन इसके अंदर ज्यादा दिख रही है, बड़ी कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, कोई बड़ा नाम दिखाई दे रहा है, या बहुत ही अजीबोगरीब है, ठीक है। कुछ सवाल तो ऐसे होंगे कि जो आपको पता है कि हाँ भाई फला चैप्टर में से आते होंगे या फला चीज जगह में से आते हैं, आपको नहीं आता वो अलग बात है, बट आप समझ पा रहे हो कि हाँ यहां से आता है बहुत है। लेकिन कुछ बहुत ही अजीबोगरीब से पूछ लिया गया, ठीक है, नहीं हमने सुना और आपको बड़ा लगा कि यार ये क्या है, या बहुत ही लंबी कैलकुलेशन वाला सवाल आपको दिखाई दे रहा है, बहुत लंबी कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है। 10 में से 8 बारी आप मान के चलिएगा कि इसका आंसर सी होगा। 10 में से 8 बारी मान के चलिएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अब ऐसा क्यों है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है IAS और PCS के एग्जाम को देने में और क्रैक करने में, मैंने ये चीज फील की है। ये मैं अपने ही एक्सपीरियंस लेकर आया हूं कि सी होता है। अब इसमें ये कह सकते हैं कि जो एग्जामिनर है वो ये सोचता है कि अगर कोई यूनिक क्वेश्चन पूछेगा तो कहता पहला तो मैं सही नहीं दूंगा, या आखिरी वाला डी ऑप्शन है उसको भी सही नहीं करूंगा क्योंकि स्टूडेंट्स डी मार देंगे। तो समथिंग बिटवीन, बीच में कुछ ऐसा मिल जाए तो संभव है वो सी पे आता है। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत अजीबोगरीब सवालों के जो आंसर है वो अमूमन सी होते हैं। लेकिन ये फिर मैं कह रहा हूं, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 10 में से 8 बारी है, 2 बारी हो सकता है कि वो सी ना हो के बी भी हो सकता है। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने रिस्क पे इसको लेके जाइएगा। अगर आपके सवाल 90 क्रॉस कर रहे हैं, नेगेटिव मिला के सब कुछ करके 90 जा रहा है, तो आप इसको अवॉइड कर दीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। लेकिन आप थोड़ा सा 50, 60, 70 क्वेश्चन में चल रहे हैं, उस केस में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तब ले सकते हैं। तो अगर आप बिना रिस्क लिए 90 क्वेश्चन क्रॉस कर रहे हैं, तब तो मैं कहूंगा कि कोई रिस्क मत लीजिए, छोड़ दीजिए इसको। लेकिन अगर आपके पास 80 सवाल हुए हैं, बढ़ नहीं पा रहा है, कुछ आपको और एक्स्ट्रा थोड़ी हेल्प चाहिए, उस केस में आप ये ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको 2 ट्रिक बताई, पहला कि ओनली, सिर्फ, नन, इस तरह का जो स्टेटमेंट होगा अमूमन वो गलत होता है, और दूसरा कि अगर बहुत यूनिक सवाल है, बहुत कैलकुलेशन सवाल है, उसका आंसर सी होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ और बातें लेकर मैं अगले वीडियो में आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।